मैं उसमें कहूँगा 90% एक फैक्टर के ऊपर है, और वो एक फैक्टर है ट्रेड डील। और ट्रेड डील अब दो दैट तरीकों इज से ऑल्सो बहुत मच इम्पोर्टेंट है। अवेटेड। जी, बहुत दिनों से अवेट हो रही है। और क्या है, एक लोगों की एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सडनली एक गवर्नमेंट से एक न्यूज़ आती है कि एनी टाइम इट विल हैपन, एडवांस स्टेज, और हम मिल रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि वीकेंड पे हो जाएगी। और ये चल रहा है मामला पिछले 6-8 महीने से, आपने भी देखा हमारे होगा। डियर फ्रेंड ट्रम्प तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जी हाँ, और वो इस सब पे मार्केट कैप है, पूरे मार्केट का मार्केट कैप हमारा इस समय $5 ट्रिलियन के आसपास है। हम्म। और आपके पास एक ग्लोबल कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी एनवीडिया, जिसका 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा न्यू एज स्टॉक्स पर। इन जी, स्टॉक्स को हमने 25 में देखा। एग्जाम्पल फॉर मीशो, लेंसकार्ट, इटर्नल, दे सॉ गुड रन अप, बट थोड़ा जी। बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? देखिए, इसमें अगेन कंपनीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम नो डाउट। मैं आप हम कस्टमर्स भी हैं, कि हमने बेनिफिट किया है। आपने लेंसकार्ट का नाम लिया, कैटेगरी क्रिएट करी है उन्होंने लिटरली, क्योंकि मॉम मीशो एंड पॉप ऑल्सो। स्टोर्स पे जाते थे, मीशो ऑल्सो। और फिजिक्स वाला देख लें आप, तो काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने लीडरशिप, ये कैटेगरी लीडर्स हैं, People हो were सकते saying हैं। this is the internal pressure, but this is not, because this is because of the mostly international factors are responsible for that. डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन, रुपए ऐसी चीज़ है तो डिमांड एंड सप्लाई पे ही उसका एक्सचेंज चलता है। और आरबीआई भी ज़्यादा डिफेंड नहीं करता है अनलेस इट इज़ ब्रेकिंग अ रेंज। तो अभी क्लियरली आरबीआई ने कहा कि 91 के ऊपर हम नहीं जाने देंगे। तो जब भी रुपया 91 के पास पास जाने लगता है, तो आरबीआई उसको डिफेंड करता है, और फिर वो वापस 90 के आसपास आ जाता है। देखिए, जैसे आपने इस सवाल में जवाब भी दे दिया उसका, क्योंकि इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं वो कि पूरी दुनिया सिर्फ गेस करती रहती है कि अब क्या होगा। और टिपिकली अचानक से वीकेंड पे कुछ फिर और हो जाता है। कुछ और हो जाता है। कभी वेनेजुएला पे, अब वो वेनेजुएला के पीछे पड़े हुए हैं। और उसके पहले अब वो कहीं पीस डील करा रहे हैं कंबोडिया थाईलैंड की। तो क्या उनका इंटरेस्ट है, कहाँ से कहाँ पे जाता है, यूक्रेन एक और तरफ रशिया में वो फ्रेंडशिप का क्या कर हाथ रहे हैं। बढ़ाते हैं, फिर 50% हाँ। टैरिफ लगा देते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, दैट ही हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट ही इज कंप्लीटली प्रो यूएस। तो वो जो हाँ। करेंगे यूएस के बेनिफिट के लिए करेंगे, और किसी का नहीं सोचेंगे। तो वो तो बहुत क्लियर है। तो आई थिंक हम्म। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको यूएस के साथ इंगेज करना है, ट्रेड डील करनी है, तो इट विल बी फेवरेबल इन फेवर ऑफ यूएस रादर देन इंडिया। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मेरे साथ हैं खास बात करने के लिए मिस्टर अभय अग्रवाल। ही इज द फाउंडर एंड फंड मैनेजर ऑफ पाइपर सेरिका एडवाइजर्स। अभय, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू चारू, वेरी नाइस टू बी ऑन द शो। चलिए, बहुत ही लंबी बातचीत होने वाली है और बहुत ही खास ही, क्योंकि 2026 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल अबे आपसे ये होगा कि 25 में इंडियन इक्विटीज के लिए जो मार्केट जो है बहुत ही चैलेंजिंग रहा। राइट, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाई वैल्यूएशंस वर देयर, करेंसी वॉलेटिलिटी, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज, एंड फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज, जिसने एक्चुअली में जो है जी, इन्वेस्टर का रेजिलियंस दैट वाज टेस्टेड। Right. So, how do you see the Indian equity markets now shaping up in 2026? चलो, आई थिंक 25 जो एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी 4 साल के लिए। और मार्केट एक थोड़ा एक रीजन भी ढूंढ रहा था, बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन, चैलेंजिंग अर्निंग्स ग्रोथ में, एक मार्केट एक रीजन भी ढूंढ रहा था कि कंसोलिडेट करें। मुझे लगता है कि एक 25 को हम देखें तो एक अच्छी बात रही कि कोई मेजर क्रैक नहीं आया मार्केट में, डिस्पाइट ग्लोबल लेवल अनसर्टेनिटीज, लोकल Hmm. अनसर्टेनिटीज। और इसका एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा नीचे के लेवल से, वो इसलिए रहा कि हमारे जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी वो काफी रोबस्ट रही। एक तो सरकार का पूरा सपोर्ट था मार्केट Hmm. फोर्सेस को, कि आपने जीएसटी कट किया, फिर आपने इंटरेस्ट रेट काटा आरबीआई ने, उसके पहले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स भी काटा था। तो हाँ। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था टू Hmm. टर्निंग Hmm. कंजम्पशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ। प्रॉब्लम हमारी सबसे शुरू हुई जनवरी में, जब ट्रम्प के टैरिफ अनाउंस हुए। उस समय इतनी अनसर्टेनिटी हुई, और उसके बाद हमने देखा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, कंटिन्यूअस आउटफ्लो रहा। हम एक्सपेक्ट करते हैं हर साल की $20 बिलियन एफपीआई के इनफ्लोज आए, जो आते हैं ट्रेडिशनली। इस Hmm. साल हमने देखा $18 बिलियन का आउटफ्लो। तो आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं जहां पे आपने ऑलमोस्ट $38 बिलियन का नेट नेगेटिव देखा है। और फिर भी हमारे मार्केट जो निफ्टी है, ऑलमोस्ट
ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। जो वीक हैंड थे काफी चर्न आउट हो गए हैं। और 26 में अब उम्मीद यही है कि जो एफपीआई फ्लोज हैं वो रिवर्स होंगे, और उसके बाद फिर एक मार्केट वापस न्यू हाइज की तरफ जाएगा, और रैली भी ब्रॉड बेस होगी जो अभी तक नहीं है। सो मुझे लगता है कि 25 एक यूनिक साल था जहां पे काफी कैचअप हुआ अर्निंग्स में, मैक्रोज में, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थोड़ी कम हुई। सो आई थिंक एक अच्छा सेटअप है 26 के लिए। हम्म। 26 के लिए अगर टॉप 3 फैक्टर्स की बात करें, वो कौन से टॉप फैक्टर्स हो सकते हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे? ये मुझे लगता है कि अगर तीन फैक्टर्स हम लें, मैं उसमें कहूंगा 90% एक फैक्टर के ऊपर है, और वो एक फैक्टर है ट्रेड डील। और ट्रेड डील अब दो दैट तरीकों इज से ऑल्सो बहुत मच इंपॉर्टेंट है। अवेटेड। जी, बहुत दिनों से अवेट हो रही है। और क्या है, एक लोगों की एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, सडनली एक गवर्नमेंट से एक न्यूज आती है कि एनी टाइम इट विल हैपन, एडवांस हम्म। स्टेज, और हम मिल रहे हैं, तो लोगों को लगता है तो वीकेंड पे हो जाएगी। और ये चल रहा है मामला पिछले 6-8 महीने से, आपने भी देखा हमारे होगा। डियर फ्रेंड ट्रम्प तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जी हाँ, और वो इस सब के बीच सब में कुछ वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा अपना है। नया ही, हाँ, चीज नए ट्रैक पे चले जाते हैं। सो आई हाँ। थिंक एक ट्रेड डील जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल भी है इन्वेस्टर्स के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, कि हम सीरियस हैं अपने मार्केट्स में फ्लोज लाने के लिए। सो आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफपीआईज को फ्लोज हमें अगर वापस लाने हैं, तो ट्रेड डील बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम्म। सरकार के ऊपर पूरा अब दारोमदार है कि वो कैसे कितनी जल्दी किस फॉर्म में करें विदाउट गिविंग अप टू मच। सो हम्म। एक तो ट्रेड डील हो गए, दूसरा फैक्टर मैं कहूंगा कि जो हमारी अर्निंग्स हैं उनको अब ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला साल हमने थोड़ा एनीमिक देखा, और अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि 14 से 15% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो करेंगी अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो आई थिंक ये एक हमको देखना पड़ेगा कि ये इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो है एक लिक्विडिटी इन द सिस्टम, क्योंकि अभी आरबीआई ने एक इनफ्लो किया है लिक्विडिटी का 2 लाख करोड़ का, क्योंकि लिक्विडिटी काफी ड्राई हो गई थी। तो जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो अभी भी काफी एसएमईज का थ्रू बोरोइंग्स चलता है। और अगर बोरोइंग्स एट बॉटम ऑफ पिरामिड और जस्ट अबव बॉटम पिरामिड नहीं रहती हैं लिक्विडिटी की वजह से, तो एक उसका जीडीपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। सो आई थिंक सरकार, आरबीआई कर रहा है अपनी तरफ से, पर आई थिंक सरकार को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा लिक्विडिटी टू बोरोवर्स एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, टू कीप द जीडीपी ग्रोथ रेट हाई। तो आई थिंक ये तीन फैक्टर्स हैं जो 25 में काफी क्रिटिकल होंगे हमारे लिए। एंड ग्लोबल पेयर्स से अभी कंपैरिजन करें तो जिस तरह से फॉरेन आउटफ्लो हमने देखा है, सो इज इट पॉसिबल दैट द इंडियन इक्विटी मार्केट्स कैन आउट परफॉर्म ग्लोबल पेयर्स इन 26? जी, डेफिनेटली कर सकते हैं 100%, बिकॉज मुझे लगता है कि एक इंडिया अब इसको एक तरह से देखें अगर, चारों की, हमारा जो टोटल मार्केट कैप है, पूरे मार्केट का मार्केट कैप हमारा इस समय $5 ट्रिलियन के आसपास है। हम्म। और आपके पास एक ग्लोबल कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी एनवीडिया, जिसका 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो या। क्या हमारा पूरा कॉर्पोरेट सेगमेंट इंडिया का पूरा सिर्फ एक कंपनी के बराबर ही रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता रहेगा। आई मीन, आप ऐसी 3-4 कंपनीज हैं जो $3-4 ट्रिलियन पे हैं। अभी एप्पल है, गूगल है, टेस्ला उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम्म। आई थिंक इन्वेस्टर्स भी ये समझते हैं कि इंडिया एक ऐसी यूनिक जगह है जहां पे आपको अगले 10-15 साल का नेचुरल ग्रोथ मिलेगा। और अगर उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे, ठीक पॉलिसीज में हम बैक करते रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, तो वो ग्रोथ और भी बढ़ सकता है। सो आई थिंक इंडिया में सिर्फ यही एक चैलेंज रहा है कि लास्ट ईयर के हमारे फ्लोज बहुत वीक थे। अगर वो फ्लोज पिकअप होते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया जो जो अंडर परफॉर्म किया, रुपी पे हमने प्रेशर देखा पिछले साल, मुझे लगता है काफी कुछ रिवर्स होगा, और 26 कैन रियली बी अ ईयर ऑफ इंडिया, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। हम्म। बट दैट इज द बिगेस्ट प्रेशर अब है, क्योंकि फॉरेन आउटफ्लोज जिस तरह से हम देख रहे हैं, सेक्टर पे आपसे पूछना चाहूंगी, विच सेक्टर इज लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड द रिवॉर्ड विनिंग फॉर द 26? ये देखिए, सेक्टर्स पे मेरा व्यू है, और वो मैं जो सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा वो दो तरह से मैं उसको देख रहा हूँ। एक तो ग्लोबल डिमांड सिनेरियो क्या है, जो आपकी प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्या है इस समय, आप कितने फेवरेबल इन्वायरमेंट में है एज अ सेक्टर। दूसरा,
आपने कितना इन्वेस्ट किया है ओवर 5-5 ईयर्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है कई बार एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन जाती है पर वो लास्ट नहीं करती है। पर हम्म। अगर आपको आपको गेन करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो इसमें एक सेक्टर जो है हमारा फार्मा सेक्टर, मैं कहूँगा काफ़ी इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि एक हम्म। ग्लोबल डिमांड भी है, लोकल डिमांड तो है ही, ग्लोबल डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। और जैसे जैसे कंट्रीज डी रिस्क कर रहे हैं अपने आप को चाइना की डिपेंडेंसी से, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम चाइना से बिल्कुल नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर हम्म। हम चाइना से 80% लेते तो हम 60% पे आ जाएंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे चाइना के बाहर भी। आई थिंक इंडियन कंपनीज के लिए एक फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है जो यस। हम काफ़ी कुछ कैप्चर कर रहे हैं। और हमारी काफ़ी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं इस स्पेस में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है, कैपेक्स बना किया है, अच्छी फैसिलिटीज बनाई हैं, किसी ने कईयों ने एक्विजिशंस भी किए हैं यूरोप और यूएस में। सो आई हम्म। थिंक इनके लिए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है ग्रोथ का। और जैसे रुपी डिप्रिशिएट होता है, एक नेचुरल उनको मार्जिन एक्सपेंशन भी मिलता है। सो हम्म। एक मैं कहूंगा कि ये हमारा है। दूसरा मेरे को लगता है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है वो थोड़ा तकलीफों से गुजरा है पिछले 2 साल में, बिकॉज ऑफ हाई एनपीएस, क्रेडिट साइकिल वीकेन हुई है। पर हम्म। पर अब वो आप रिसेंट डेटा देखें तो वो काफ़ी टर्न अराउंड हो रहा है, स्पेशली जो एनबीएफसीज हैं जिनको इन्वेस्टर्स ने राइट ऑफ कर दिया है, अभी माइक्रो हाँ। फाइनेंस कंपनीज हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो देते हैं, लोन देते हैं, उसको कंप्लीटली राइट ऑफ किया हुआ है इन्वेस्टर्स ने। 0.8 टाइम्स बुक वैल्यू, 1 टाइम बुक वैल्यू पे चल रहे हैं स्टॉक्स। मुझे हम्म। लगता है थोड़ी भी रिकवरी आई तो ये सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। और जो तीसरा है वो है ऑटो एंसिलरी का, चारू, क्योंकि मुझे अगेन सेम जो फार्मा की बात मैंने करी, हमारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने पिछले 4-5 साल में ग्लोबल लेवल ऑफ कैपेक्स किया है, मतलब इनोवेशन में। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि हम एक जेनरिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर ईवी मार्केट ट्रांजिशन हो रहा है तो हमारी काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ईवी में एज एन एंसिलरी लीडरशिप ली है और अब ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स बन रहे हैं। और ये हम्म। कंपनीज अभी भी छोटी हैं, 6,000 से 15,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इस स्पेस में से भी मल्टी बैगर्स आएंगे। तो ये तीन स्पेस जो हैं, इनमें मैं तीनों में काफ़ी बुलिश हूँ, फार्मा, BFSI एंड ऑटो एंसिलरीज। ओके। मार्केट कैप की ही बात करूं अब है, सो विच इज लुकिंग मोर ल्यूक्रेटिव फॉर द इन्वेस्टर्स इन 26, लार्ज कैप, मिड कैप और द स्मॉल कैप? मुझे लगता है कि मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस साल काफ़ी अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। आप देखें जो निफ्टी है एज एन इंडेक्स, अगर मैं लार्ज कैप का बैरोमीटर लूँ तो वो करीब 6-7% ऊपर है इस साल, हम्म। जबकि स्मॉल कैप जो है वो करीब 5-6% नीचे है। तो ऑलरेडी एक 12% का अंडर परफॉर्मेंस है। और हम्म। जो टिपिकली स्मॉल कैप्स का जो प्रीमियम था मिड कैप्स का, करीब 78% पे चला गया था टुवर्ड्स हम्म। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जबकि वो मुझे लगा कि थोड़े ओवर वैल्यूड है। पर अब वो घटकर 30% पे आ गया है। जो नॉर्मल रेंज हम देखते हैं वैल्यूएशन प्रीमियम ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप टू लार्ज कैप्स, करीब 50% के आसपास रहती है। तो 30% पे अब वो आ गया है, तो मीन्स एक रूम फॉर ग्रोथ देयर है। और तीसरा, अंडर ओन्ड है मिड और स्मॉल कैप्स, बिकॉज लार्ज कैप्स पे लोगों का फोकस ज़्यादा रहा है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स सस्ते हैं, क्योंकि अगर आप उसको प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ भी उसमें बिल्ड करें तो हम्म। काफ़ी कंपनीज हैं जो 4-5% के ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो अगर उनका 20 टाइम का भी पी मल्टीपल है तो आप 4 टाइम्स का पी टू ग्रोथ रेशियो हो जाता है, वो बहुत महंगा है। मैं कहूँगा कि स्मॉल और मिड कैप हैं जो 20-30% ग्रो कर रहे हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है आफ्टर दिस रीसेंट करेक्शन। तो मेरे को ये लगता है कि इस साल 26 में वापस मीन रिवीजन होगा मिड और स्मॉल कैप्स का, और यही स्टॉक्स हैं जो बेटर रिटर्न्स बनाएंगे। ओके। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा न्यू एज स्टॉक्स पर। इन जी। स्टॉक्स को हमने 25 में देखा, एग्जाम्पल फॉर मीशो, लेंसकार्ट, इटर्नल, दे सॉ गुड रन अप, बट थोड़ा जी, बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? देखिए इसमें अगेन कंपनीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि नो डाउट। मैं आप हम कस्टमर्स भी हैं कि हमने बेनिफिट किया है। आपने लेंसकार्ट का नाम लिया, कैटेगरी क्रिएट करी है उन्होंने लिटरली, क्योंकि मॉम मीशो एंड पॉप ऑल्सो। स्टोर्स पे जाते थे, मीशो ऑल्सो। और फिजिक्स वाला देख लें आप, तो काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने लीडरशिप, ये कैटेगरी लीडर्स हैं, ये मोनोपोलाइज करते हैं पूरी इंडस्ट्री को। सो हम्म। जो इनका सक्सेस है वो वेल डिजर्व्ड है।
पर एट द सेम टाइम कई बार होता है कि मार्केट में आपको कंपनीज अच्छी हैं पर वैल्यूएशंस अच्छे नहीं होते। और हम्म वैल्यूएशंस इसलिए अच्छे नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी नेक्स्ट 3-4 साल की ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आप अभी ले भी ले तो आपका नुकसान नहीं होगा, पर रिटर्न नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं, ये ग्रो करेंगी, मैनेजमेंट भी टॉप क्लास है, वेल फंडेड है, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स भी इनके काफ़ी सॉर्टेड हैं। चैलेंज यही है इन्वेस्टर्स के लिए कि बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई है। और हम्म वाइल वी आर रेडी टू पे फॉर ग्रोथ, हमारा भी अप्रोच ये है कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। हम्म आप उसको बहुत ज़्यादा प्राइस दे देंगे तो रिटर्न नहीं बनेगा। तो मेरा डर यही है कि अभी लेने का शायद ठीक समय नहीं है। इन्वेस्टर्स थोड़ा पेशेंस रखें। अभी लॉक इन्स भी खुलेंगे काफियों के, जो 1 महीने का लॉक इन होता है, फिर 6 साल का लॉक, 6 महीने का लॉक इन होता है। तो वो खुलेगा तो थोड़ी सप्लाई आएगी। तो मे बी दैट वुड बी अ गुड टाइम टू एंटर दीज कंपनीज आफ्टर दे सी सम प्राइस करेक्शन। हम्म। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, रुपये पर होगा। रुपया जिस तरह हम्म। से लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं, 26 में कितना हम लेवल देख सकते हैं और किस तरह का इम्पैक्ट फर्दर हो सकता है? आई थिंक दिस ईयर जो रुपए की डिप्रिसिएशन है इज बिन रिमार्केबल। मैंने नहीं देखी ऐसी इस तरह की सिवियर डिप्रिसिएशन। और मुझे हम्म अभी तक ये नहीं मालूम कि इसका कॉज क्या है, और ना आरबीआई ने क्लियरली आके बताया। बिकॉज आप 20 साल का डेटा देखें तो रुपए ऑन एन एवरेज 3.5% डिप्रिशिएट करता है अगेंस्ट यूएस डॉलर। हम्म पर इस साल हमने ऑलरेडी 7-7.5% की डिप्रिसिएशन देखी है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और अगर हम उसको दूसरी करेंसीज के सामने देखें, जैसे यूरो के सामने, तो 20% की डिप्रिसिएशन है। तो एक हम्म। एक करेंसी का 20% डिप्रिशिएट हो जाना मतलब काफी बड़ी बात है। अब इसके दो People आउटकम्स हो were सकते हैं saying कि this is the internal pressure, but this is not, because this is because of the mostly international factors are responsible for that. डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन। रुपए ऐसी चीज है तो डिमांड एंड सप्लाई पे ही उसका एक्सचेंज चलता है। और आरबीआई भी ज्यादा डिफेंड नहीं करता है अनलेस इट इज ब्रेकिंग अ रेंज। तो अभी क्लियरली हम्म आरबीआई ने कहा कि 91 के ऊपर हम नहीं जाने देंगे। तो जब भी रुपया 91 के पास पास जाने लगता है तो आरबीआई उसको डिफेंड करता है, और फिर वो वापस 90 के आसपास आ जाता है। सो आई थिंक हम उसी जोन में हैं अभी की आरबीआई की डिफाइंड रेंज है। बियॉन्ड दैट आरबीआई विल नॉट कंट्रोल। तो रुपए की जो डिमांड एंड सप्लाई है, मुझे लगता है कि उसके मिसमैच की वजह से प्रेशर है रुपए पे। और जैसा मैंने कहा कि एक आपने $20 बिलियन आते थे एफपीआई फ्लोज के, आपने 18 बिलियन का आउटफ्लो देखा है। तो एक तो वो भी हम्म ड्राइव कर रहा है। दूसरा दूसरा हमारा जो बॉन्ड्स पे भी प्रेशर है। बॉन्ड यील्ड्स हमारी अभी भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स लुकिंग एट डेप्रिसिएशन बिल्ड करके उसमें इन्वेस्ट करें। तो अगर हम्म। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी 4% के आसपास है, और हम करीब 6.5% के आसपास हैं। सो 2.5% प्रीमियम के लिए इंडियन बॉन्ड्स खरीदना किसी एफपीआई के लिए डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो रुपए के लॉस में ज़्यादा उनको नुकसान हो जाएगा। सो आई थिंक सम ऑफ दीज थिंग्स हैव टू करेक्ट। पर जिस तरह से इस साल का हमने डिप्रिसिएशन देखा है और ऑलरेडी हमने पूरा प्रेशर झेल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर आई वुड एक्सपेक्ट एट बेस्ट द रुपी टू गो टू 93 टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। हो सकता है थोड़ा, अगर 93 फ्लो is स्ट्रांग हो। expected. 93, देखिए वो 3.5% का तो हर साल का डिप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट हाँ करते ही हैं। वो तो हाँ। डिफरेंशियल है बिटवीन यूएस एंड इंडियन इन्फ्लेशन रेट ओनली। तो हम्म उतना तो होगा ही होगा। पर बीच में अगर ये ट्रेड डील हो जाती है और सडनली हमें इन्फ्लोज अच्छे आने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि वापस रुपए एक बार 88 की तरफ जा सकता है। तो आई थिंक रेंज अगले साल मेरे हिसाब से 88 टू 93 रहेगी। और बीच में हो सकता है बाउट्स ऑफ वॉलिटिलिटी हो उसमें। ओके। अगला सवाल अब है, हमारे डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से पॉलिसीज हम देख रहे हैं और डिसीजन मेकिंग जो उनका है, सो वो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है ग्लोबल मार्केट को, और इंडियन मार्केट की भी बात करूं 2026 में? कि देखिए, जैसे आपने इस सवाल में जवाब भी दे दिया उसका, क्योंकि इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं वो कि पूरी दुनिया सिर्फ गेस करती रहती है कि अब क्या होगा। और टिपिकली अचानक से वीकेंड पे कुछ कुछ और हो नहीं हो जाता रहा है। है। हाँ, कुछ और हो जाता है। कभी वेनेजुएला पे, अब वो वेनेजुएला के पीछे पड़े हुए हैं। और उसके पहले अब वो कहीं पीस डील करा रहे हैं कंबोडिया थाईलैंड की। तो क्या उनका इंटरेस्ट है, कहाँ से कहाँ पे जाता है, यूक्रेन एक और तरफ रशिया में वो फ्रेंडशिप का क्या कर हाथ रहे हैं। बढ़ाते हैं, फिर पचास हाँ परसेंट टैरिफ लगा देते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट ही हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट ही इज कंप्लीटली प्रो यूएस। तो वो जो हाँ। करेंगे यूएस के बेनिफिट के लिए करेंगे।
और किसी का नहीं सोचेंगे, तो वो तो बहुत क्लियर है। तो आई थिंक हम्म हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको यूएस के साथ एंगेज करना है, ट्रेड डील करनी है, तो इट विल बी फेवरेबल इन फेवर ऑफ यूएस रादर देन इंडिया। तो काफी कंट्रीज मान गए हैं इसको, बिकॉज दे कांट अवॉइड नॉट हैविंग यूएस एज अ ट्रेडिंग पार्टनर, स्पेशली कोरिया, जापान, दीज काइंड ऑफ कंट्रीज। या पर हम थोड़ा समय लगा रहे हैं। मेरा डर एक ये है कि कहीं एक अगर बात ठीक से ना हुई या फिर से ब्रेकडाउन हो गई, तो क्या एक और पिनल टैरिफ आ जाएगा। अभी उसकी संभावना कम है, बट जैसे आपने ही कहा कि इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो कहें कि नहीं ये बात ठीक से नहीं चल रही, तो मैं इनको सबक सिखाने के लिए एक और पिनल टैरिफ हम्म 25% का लगा देता हूँ। आई थिंक ऐसा कुछ होगा तो मार्केट में बहुत प्रेशर आएगा सडनली, और आई होप यहाँ तक बात ना आए। पर आई थिंक एफपीआई का काफी डर है इस बात का कि क्या बिकॉज ऑफ आवर क्लोजनेस टू रशिया प्लस us not agreeing to the trade deal, the terms of US, out of spite वो एक और ना लगाए भी ना तो थ्रेटन करने लगे एक और पिनल टैरिफ की। तो आई थिंक मार्केट्स के लिए बहुत नेगेटिव होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके। अब है नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2026 में कैसे अपने पोर्टफोलियो को वो पोजीशन करें, एंड क्या वो कॉमन मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग। ये देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को ना अब मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ चारों, बिकॉज मैं हर तरह के इन्वेस्टर से मिलता हूँ। तो कुछ हैं जो T20 खेलना चाहते हैं, कुछ है जो वनडे खेलना चाहते हैं, और कुछ है जो टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। तो हर एक का अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। किसी को सुनना ही नहीं है कि 1 साल की रिटर्न की आप बात मत करिए, आप तो हम्म बताइए कि अगले 3 महीने में क्या डबल हो जाएगा। तो आई थिंक अगर पर हम अपने दर्शकों की बात करें कि आप लॉन्ग टर्म अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ज़्यादा विदाउट ज़्यादा रिस्क लिए, आप हम्म एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी सेविंग्स हैं वो अच्छी वेल मैनेज रहें। सो आई थिंक सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप इंडिया में अंडर इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं। आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना चाहिए कि आप मार्केट के डर से या मीडिया में जो बोला जा रहा है या जो आप सुन रहे हैं उसकी वजह से आप मार्केट से एग्जिट कर दें। ये गलती तो आप बिल्कुल ना करें, बिकॉज इंडिया में अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहेगा उसको डेफिनेटली रिटर्न मिलेंगी। वो कब एग्जैक्टली मिलेंगी, किस फॉर्म में मिलेंगी, वो आप कह नहीं सकते, क्योंकि इस साल यू भी कैन हमने नॉट टाइम काफी द दिन ऐसे मार्केट। देखे। आपको टाइम, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, वो हाँ। इम्पॉसिबल। क्योंकि अभी भी हमने देखा था जब एक दिन था मार्केट 4% बढ़ गया, फिर एक दिन था मार्केट 3% बढ़ गया, पर अगर आप हम्म शॉर्ट भी छोड़िए, आप एग्जिट बाहर थे मार्केट के, तो पूरा गेन आपने मिस कर दिया। और आप ये में गेन्स मिस कर देंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म रिटर्न भी काफी सफर करेगी। तो मेरा सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप इन्वेस्टेड रहें मार्केट से, मार्केट में ट्रेडिंग की कोशिश ना करें। आपका मार्केट इज अ सेविंग मैकेनिज्म, मतलब वो उसमें वो हम्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो आपके पास हार्ड हार्ड अर्न पैसा है, अपना अच्छे स्टॉक्स में लगाएं, ग्रोथ स्टॉक्स में लगाएं जो आपको समझ में आता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है ना, फिर नहीं करनी तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, पर अंडर एलोकेटेड ना रहें कि आप अपना एलोकेशन चेंज करते रहें कि इसमें बुक प्रॉफिट कर लेता हूँ, फिर कहीं पे कुछ और कर लेता हूँ ना ना। और फिर थीम्स और फैड्स के पीछे भी ना भागें, वैल्यूएशन पे ध्यान दें, बिकॉज अल्टीमेटली कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप ज़्यादा हम्म ओवर वैल्यूएशन दे देंगे तो आप 4-5 साल का साइडवेज प्राइस मूवमेंट देखेंगे जहाँ पे नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, तो फिर एफडी की भी रिटर्न नहीं मिलेगी। सो आई थिंक ये मेरी दो सलाह हैं कि आप अंडर एलोकेटेड ना रहें कभी भी मार्केट में। दूसरा, आप वैल्यूएशंस पे ध्यान दें, थीम्स पे ज़्यादा ना जाएं, पॉपुलर थीम्स पे। सो आई थिंक इंडिया में 15-18% एनुअल रिटर्न ओवर 10 ईयर साइकिल इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अचीव। ओके। अब एक आपसे कमोडिटी स्पेस पे भी व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट वीक मेरी कमोडिटी एक्सपर्ट से बात हो रही थी। उन्होंने बोला सिल्वर इज द न्यू गोल्ड एंड कॉपर इज द न्यू सिल्वर। हम्म। या बट हमने जिस तरह से कल हमने एक दिन का क्रैश देखा है, सो यू नो जी। व्हाट्स योर व्यू जिसने ऑलरेडी ले रखा है, बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि यू नो इट कैन गो टू 4800 टू $4600 इन 26। सो हम्म। अब बट कल जिस तरह से क्रैश हमने देखा है, सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट स्पेस। जी देखिए, अगेन सिल्वर एक ऐसी चीज़ है जो आप पिछला साल छोड़ देते तो उसके पहले कोई सोचता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था। मतलब हाँ। फिर वो एक अच्छी भी बात है, क्योंकि 15 साल की आपने अंडर इन्वेस्टमेंट, अंडर ओनरशिप देखी है उस एसेट में। और सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है, कॉपर भी ऐसी कमोडिटी की कोई फिजिकल डिलीवरी लेके घर में नहीं रखता है। सोना तो आप हम्म अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो
आप पेपर फॉर्म में ईटीएफ में भी सिल्वर गोल्ड ले सकते हैं, प्लस फिजिकली भी ले सकते हैं। हम्म। पर सिल्वर आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा भी बड़ा अमाउंट, तो आप फिजिकल डिलीवरी लेके नहीं ले सकते हैं, वो आपको ईटीएफ के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। और हम्म। पिछले साल ही हमने देखा कि ईटीएफ बने, सिल्वर ईटीएफ ग्लोबल लेवल पे, जिसमें पैसा आने लगा। कॉपर का तो अभी भी कोई ईटीएफ नहीं है, तो वो तो हम्म। कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ईटीएफ्स हैं जो आप ले सकते हैं, जो कमोडिटी ईटीएफ है। तो सिल्वर में मुझे लगता है कि जो 15 साल की अंडर ओनरशिप थी वो सडनली 1 साल में करेक्ट हुई, और अब वहां पे एक अच्छा बेस बना है। हम्म। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि जिस जब कोई भी एसेट क्लास 150% बढ़ता है 1 साल में, तो वो अट्रैक्ट करता है ट्रेडर्स को भी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स को भी। और फिर हाँ। वो एक साइड पे लेवरेज इतना ज्यादा हो जाता है, फिर वो सडनली एक दिन कटता है, तो फिर इस तरह की 10% की वॉलेटिलिटी मुझे लगता है 2026 में भी इन कमोडिटीज में हमें देखने को मिलेगी। पर अगर आप ओनर हैं तो आप मुझे और सिल्वर इतनी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है कि उसकी हमेशा हम्म। डिमांड रहेगी। अभी मैं पढ़ा था कि एक ईवी में करीब 400 आउंस का एक ईवी में कार में लगता है, सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है। आपका हाँ। सेमीकंडक्टर स्पेस है, एरोस्पेस हाँ। है, ऑटोमोबाइल्स हैं, बैटरीज हैं। तो एक इंडस्ट्रियल गुड है ये, और जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और हम्म। पिछले 5 साल से डेफिसिट में है। तो मुझे लगता है जस्ट लुकिंग एट सप्लाई एंड डिमांड, प्लस द फैक्ट दैट अब ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यूजर्स की नहीं है, ये डिमांड अब है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की भी। तो हम्म। ये यहाँ से डेफिनेटली 26 में भी ये बढ़ सकता है। पर आपको ऐसे डाउन डेज, वॉलेटाइल वॉलेटाइल डेज दिखेंगे, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने एलोकेशन किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों अच्छी कमोडिटीज हैं अपने पास रखने के लिए। बट स्पेकुलेट ना करें, मेरा वजह, क्योंकि स्पेकुलेशन में यही होता है कि एक दिन की 10% की डाउनफॉल देख के सडनली आपका सारा मार्जिन मनी उड़ जाएगा। सो बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म बिलीवर, देन डेफिनेटली दीज ऑल दीज थ्री कमोडिटीज आर ऑन एन अप साइकिल। हम्म। चलिए, शो खत्म करने से पहले मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हाउ डू यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट इन 25 आउट ऑफ 10? मैं 5 दूंगा उसको 10 में से, बिकॉज वो गिरा भी नहीं, वो एक एक बहुत अच्छी बात है, तो मैं 5 उसके लिए दे रहा हूँ। बढ़ा नहीं, इसके लिए मैं 5 काट रहा हूँ। पर एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर सेम बात, सेम टाइम पे बात करें तो होपफुली 9 दे हम्म। सकूंगा मार्केट को। नंबर बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ओके, चलिए आखिरी सवाल अब है। इन्वेस्टिंग मंत्रा और आइडियाज आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को 2026 में कि क्या फॉलो करें। जी मुझे लगता है 2026 विल बी द ईयर ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स इन इंडिया। आई थिंक ये आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जितना भी हमने इंगेज किया है पिछले 3 महीने में, एनालिस्ट ने प्लांट विजिट्स किए हैं, कंपनी से बात की है, एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे बिजनेसमैन, जो नए बिजनेसमैन हैं, जो अब आगे आ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी एक ग्लोबल लेवल पे इनोवेट किया है, ग्लोबल कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं, ग्लोबल कंपनीज के साथ इंगेज कर रहे हैं। और आई थिंक एक अंडरबेली बन रहा है, जहाँ पे ग्लोबल कस्टमर्स जो हैं, लार्ज कंपनीज हैं, वो इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब देख रही हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड एसएमई, बी स्मॉल एंड मिड कैप्स, आई थिंक ये साल 26 का मुझे पूरी उम्मीद है उनका ही रहने वाला है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका, बहुत अपना टाइम देने के लिए, चैनल पर आने के लिए, दर्शकों से उनको राय देने के लिए। और हैप्पी न्यू ईयर आपको, और जी उम्मीद आपको। करती हूँ अगले साल आपसे बात करूं और 10 आउट ऑफ 9 आपसे एक्सपेक्ट करूं नंबर। जी थैंक यू चारू। चलिए, थैंक यू सो मच, और सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2026।